बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th की मैथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर मैट्रिसेस से मुतालिक है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि ये मैट्रिसेस हैं क्या चीज़, इनकी डेफिनेशन क्या है, और फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। मैट्रिसेस जो हैं ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और मैथमेटिक्स के अलावा फ़िज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो साइंस की दूसरी शाखें हैं उनमें इनका कसरत से इस्तेमाल होता है। और आजकल जो दौर है कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें इनकी जो अहमियत है और भी ज़्यादा हो गई है। मैट्रिसेस का कंसेप्ट सबसे पहले एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था, नाम था उसका आर्थर केली। तो उसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की थी। तो आइए देखते हैं कि ये मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस दरअसल प्लूरल वर्ड है, जिसके लिए सिंगुलर जिसका वर्ड है यानी वाहिद जो लफ्ज़ है वो है मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स अगर एक हो तो उसके लिए लफ्ज़ मैट्रिक्स है, अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है उसके मुताबिक अ रेक्टेंगुलर अरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड ए मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस बात की वजाहत मिसाल से करूँगा कि नंबर्स की कोई तरतीब हो, अरे हो। लेट से हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 7 0। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको एक ख़ास तरतीब से लिख दिया गया है, और इनको अगर इनक्लोज्ड कर दिया जाए इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स को सेटों की तरह इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में दिया जाता है। जिस तरह सेट का नाम कैपिटल लेटर में होता है, तो अगर हम इसका नाम ए रख दें तो ये एक मैट्रिक्स ए है। फ़र्क ये है कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके उनको इनक्लोज्ड किया जाता है करली ब्रैकेट्स में, और मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। दूसरी बात कि सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा नहीं लगाया जाता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स बी है, और वो कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 0 3 5 4 2 1 और -1। और इसको अगर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया जाए तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स को स्टडी करते हुए हमें इसके अंदर मौजूद रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक लाइन बन रही है 1 2 और 3 की, ये वाला लाइन समझ लें, इसको कहते हैं रो। और इसी तरह से इस मैट्रिक्स में ये इसकी सेकंड रो हो जाएगी। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज़ कहते हैं। ऊपर वाली रो को रो 1 का नाम देते हैं, यानी कि ये जो इसकी रो है इसको R1 कह देंगे, और ये वाली इसकी R2 हो जाएगी सेकंड रो। और इसी तरह से इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, उनको कॉलम्स कहते हैं। जिस तरह ये 1 और 4 है, ये इसका कॉलम 1 हो जाएगा। 2 और 7 कॉलम 2 हो जाएगा, और 3 और 0 जो है ये कॉलम 3 बनेगा। तो इस जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली जो सेकंड मैट्रिक्स हमने ड्रा किया है बी, इसमें देखें तो ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो हो गई R2, ये इसकी थर्ड रो हो गई R3, और इसके अंदर 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। यानी ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स के हवाले से ये बात याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ होती हैं, हर रो के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, लेट्स से इसमें हैं 1 2 3 7 8 और 9, 2 रोज़ हैं, तो इसमें दोनों रोज़ के अंदर 3 3 एलिमेंट्स हैं।
देखें इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड रो में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक रो में तो 3 एलिमेंट्स हों और दूसरी रो में सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिखें, तो इस तरह मैट्रिसेस नहीं होते। तो मैट्रिक्स में एक रो के अंदर जितने एलिमेंट हैं दूसरे में भी उतने ही होंगे। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट हैं तो सेकंड कॉलम में भी 2 होंगे, थर्ड कॉलम में भी 2 होंगे। जितने भी इसके कॉलम बनेंगे हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो फाइंड किया जाता है उसमें रोज़ कितनी हैं और उसमें कॉलम्स कितने हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स ये डिसाइड करते हैं कि इसका ऑर्डर कौन सा होगा। जिस तरह इस मैट्रिक्स में देखें, अगर इसका नाम हम ए रख दें तो मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ है, ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो हो गई। तो रोज़ इसकी 2 हैं और कॉलम्स इसमें है 1 2 एंड 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा नंबर ऑफ रोज़ पहले और बाई लिखकर नंबर ऑफ कॉलम्स उसके बाद में, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2/3, यानी 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 2 × 3 नहीं पढ़ना, ये 2/3 है। तो असल में किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रोज़ बाई कॉलम्स, या इसको हम यूँ लिखेंगे R/C, रोज़ बाई कॉलम। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। मैं ऑर्डर में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने रोज़ को पहले लिखना है और कॉलम्स को बाद में। अगर कॉलम्स पहले लिख दिए रोज़ बाद में लिखेंगे तो फिर वो ऑर्डर गलत हो जाएगा, वो उसका ऑर्डर नहीं रहेगा। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए रोज़ बाई कॉलम्स, ये वाली बात याद रख लें। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की एक प्रॉपर लोकेशन है और उस लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है जिसको हम आर्क मेथड भी कह सकते हैं। और इस मेथड के मुताबिक अगर इसका लेट से हम ले लेते हैं ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, तो इसको डिनोट करेंगे ए से। ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये पहला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट ए से करेंगे। और उसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, यानी उसके आगे नीचे यहाँ पर उसकी जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, पहले आर्क में ए के बाद आर आ रहा है, तो आर स्टैंड फॉर रो नंबर, यानी ये जो एलिमेंट ई है ये किस रो में है। तो ये चूँकि हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट रो में है, यहाँ 1 लिख देंगे। और सी स्टैंड्स फॉर कॉलम नंबर, और ये जो 1 है इसको अगर देखें तो ये फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको पढ़ेंगे A11, A11 नहीं पढ़ना, A11। और A11 से मुराद है ए वो वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। पहली रो में पहले कॉलम में इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो A11 कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 को लें तो इसकी जो पोजीशन है वो बनेगी A12। चूँकि इसकी रो नंबर फर्स्ट है, पहली रो में ये है, और कॉलम इसका दूसरा है, तो इसकी पोजीशन A12 हो जाएगी। इसी तरह से इस 3 की अगर हम पोजीशन लेना चाहें तो ये बनेगी A13। चूँकि ये फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है तो इसकी पोजीशन A13 लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम 8 की पोजीशन लेना चाहें तो 8 की पोजीशन बनेगी A। अब इसका रो नंबर देखें तो ये सेकंड रो में है, क्योंकि फर्स्ट रो ऊपर वाली है और नीचे वाली सेकंड होती है, तो ये सेकंड रो में है तो 2, और कॉलम भी इसका सेकंड है तो 2। तो इसकी जो लोकेशन है 8 के लिए वो बनेगी 8A22। इसी तरह से एक और एलिमेंट इसका ले लेते हैं, लेट से 3 है, तो 3 की लोकेशन बनेगी A। इसकी रो नंबर पहले लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड रो में है तो A2 हो जाएगा, और कॉलम इसका 1 2 एंड 3 है तो A23 ये इसकी लोकेशन है। तो मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई से भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं
उनके इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। यानी दो ऐसी शराइत हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। उसमें पहली कंडीशन है कि आर्डर उनका इक्वल हो, यानी आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। और दूसरी कंडीशन है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कोई से दो मैट्रिसेस ऐसे हों जिनका आर्डर इक्वल हो और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 3 0 4। कोई सा और मैट्रिक्स लेते हैं बी और इसकी एलिमेंट्स लिखते हैं जी 1 3 0 4। अब पहले देखें इनका आर्डर। ये जो पहला मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो आर्डर बनेगा वो 2 बाई 2 होगा। और इसका आर्डर देखें तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका आर्डर भी 2 बाई 2 होगा। यानी दोनों के आर्डर जो हैं वो तो आपस में इक्वल हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी पहली पोजीशन पर A11 पोजीशन पर इसका जो एलिमेंट है सेम वही एलिमेंट उस पोजीशन पर सेकंड मैट्रिक्स में भी होना चाहिए। यानी दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल हो, दोनों का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी इक्वल हो, दोनों का जो थर्ड एलिमेंट है वो भी इक्वल हो और दोनों का जो लास्ट एलिमेंट है वो भी इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। यानी मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब एक और एग्जांपल से मैं इस बात को क्लियर करता चलूँ कि लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और कोई सा और मैट्रिक्स लेते हैं बी, वो कुछ इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स बी है। अब इसमें देखें पहले मैट्रिक्स में भी 6 एलिमेंट्स हैं और सेम वही 6 एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स में भी हैं। यानी पहले मैट्रिक्स में जो 6 एलिमेंट्स हैं सेम वही एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स बी के अंदर भी प्रेजेंट हैं। यानी दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है या इक्वल हैं, लेकिन दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है इनका आर्डर। तो अगर इसका आर्डर देखें तो इसमें हैं 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, तो इसका आर्डर बनेगा 2 बाई 3। सेकेंड मैट्रिक्स में आ जाएं तो इसमें है 1 2 एंड 3 रोज़, यानी रोज़ इसकी 3 हैं और कॉलम्स इसमें हैं 2, तो इसका आर्डर बनेगा 3 बाई 2। अब दोनों का जो आर्डर है वो इक्वल नहीं है। इसका आर्डर 2 बाई 3 है मैट्रिक्स ए का, और जो मैट्रिक्स बी है उसका आर्डर है 3 बाई 2। चूँकि दोनों के आर्डर इक्वल नहीं हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। हम ये लिख देंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। एक एग्जांपल और ले लें। लेट्स से मैट्रिक्स ए है 1 3 + 2 4 - 4 और 6, और मैट्रिक्स बी है 2 - 1 5 0 और 3 + 3। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं, इसके लिए पहले हम देखते हैं दोनों का आर्डर। इसका आर्डर, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका आर्डर है 2 बाई 2। और इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका आर्डर भी है 2 बाई 2। यानी दोनों के आर्डर जो हैं वो तो आपस में इक्वल हैं। उसके बाद देखनी है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, और इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो है 2 - 1। अगर 2 - 1 करें तो ये भी 1 आता है, विच इज़ इक्वल टू दिस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है। सेकंड एलिमेंट इसमें है 3 + 2 5 होता है, और उसमें भी 5 है, तो सेकंड भी इक्वल हो गया। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट देखें 4 - 4 0, और इसमें भी 0 है, तो ये भी इक्वल हो गया। और फोर्थ एलिमेंट इधर 6 है, उधर 3 + 3 ये भी 6 हो गया, तो दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ए और बी ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनका आर्डर भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1,
उसका एक क्वेश्चन है इस इक्वालिटी से मुतालिक, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी और डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और इक्वेशन उसने नीचे जो बताई है वो है कुछ इस तरह से, इस इक्वेशन में देखें दोनों तरफ मैट्रिसेस हैं और उन मैट्रिसेस को आपस में उसने इक्वल लिख दिया है, यानी उसका मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर दो मैट्रिसेस आपस में बिल्कुल इक्वल हों तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो उसके पहले के इक्वल होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो उसके सेकंड के इक्वल होगा, इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो इसके थर्ड के इक्वल होगा, और इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इनको इक्वल लिखते हुए 4 इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके इन वेरिएबल्स ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हम लिखेंगे कि इसका जो सेकेंड एलिमेंट है ए प्लस 2b दिस इज़ इक्वल टू -7, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड के लिए इसका तीसरा एलिमेंट लें c माइनस 1, ये इक्वल होगा उसके थर्ड एलिमेंट 3 के, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और फोर्थ इक्वेशन यहाँ से लेंगे कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है 4d माइनस 6, ये इक्वल होगा इसके फोर्थ एलिमेंट 2d के, और ये इक्वेशन हो गई 4। अब इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें 2 अननोन नंबर्स हैं a और c, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी a और b 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, इसको भी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले इक्वेशन 3 को ले लेते हैं। इसमें c की वैल्यू बनेगी c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, ये जो -1 है ये इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड करें तो c विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 4। अब c की जो वैल्यू 4 आई है वो यहाँ पर पुट करें तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसको अगर हम कर दें a प्लस c, और c इज़ इक्वल टू 4 था, इज़ इक्वल टू 0, और 4 को उस तरफ ट्रांसफ़र करें तो a विल बी इक्वल टू -4, चूँकि +4 है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू होगी +4। अब चूँकि हमने a फाइंड कर लिया है तो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, a की जगह पे लिख दें a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, फिर -4 को उस तरफ ले जाएं तो 2b इक्वल हो जाएगा -7 प्लस 4, और 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 होता है -3। दोनों साइड से डिवाइड कर दें 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और b इक्वल होगा -3/2, या बुक में लिखा हुआ है -1.5। 3/2 डिवाइड करें तो 1.5 आता है, तो ये b की वैल्यू हो गई। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन पे जाएं तो इसमें से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे है 4d और राइट साइड पे है 2d। इसको अगर लेफ़्ट पे ले आएँ, चूँकि d जो है वो दोनों साइड्स पे एक साथ आ जाए तो 2d इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और इक्वलिटी की इस तरफ 6 ले जाएं, चूँकि 6 कांस्टेंट नंबर है, इधर माइनस है तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब 4d माइनस 2d इज़ इक्वल टू 2d इज़ इक्वल टू 6, और दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो d विल बी इक्वल टू 6/2 3, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -1.5,
सी की 4 और डी की 3, चारों जो अननोन्स थे उनके वैल्यूज़ हमने निकाल लिए हैं। ये शायद डी वाला आंसर नीचे आपकी स्क्रीन में नहीं आया, तो मैं इसको आगे दोबारा कर देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा था 2D = 6, और इसको हमने डिवाइड किया था दोनों साइड्स को 2 से, तो इधर 2 कैंसिल हो गया और इधर 2 3 × 6, तो डी की वैल्यू आई थी 3। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम अपना आज का सबक ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम।